हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 19th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू करने वाले हैं ऑन द सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसका पूरा क्रेडिट इट गोज टू द व्यूअर ऑफ दिस चैनल। ये आप लोगों को जाता है। आप लोगों की ही डिमांड पर मैंने ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और अब देखते ही देखते मैं 19th पार्ट तक पहुंच गई हूँ। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं। इसीलिए इस टाइम मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितने मैक्सिमम एमसीक्यू करा पाऊँ। वैसे मैं इतनी फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं अपलोड कर पाती थी बिकॉज ऑफ टाइम इशू एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इस टाइम जब से मैंने ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है और आपके एग्जाम के बारे में पता चला है, मुझे भी लगता है कि आपके एग्जाम से पहले मैं जितना मैक्सिमम दे पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ। तो मैं भी लगी हुई हूँ वीडियो बनाने में, अपलोड करने में। और आप भी मेहनत से पढ़ाई करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ सर्विस अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो कॉस्ट ऑफ सर्विस हम कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट या अकाउंट बनाते हैं। हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं या प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको ये जो चारों ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, तो आप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर खुद ही कर लेंगे। देखिए, प्रोसेस अकाउंट कब बनाया जाता है? प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है। जॉब कॉस्ट शीट कब हम बनाते थे? जॉब कॉस्टिंग में, जहां पे यूनिक प्रोडक्ट बन रहा हो। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग में हम जॉब कॉस्ट शीट बनाते थे। प्रोडक्शन अकाउंट क्या है? प्रोडक्शन अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट है इन लेजर फॉर्म, जिससे हम टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के केस में क्या यूज करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं? तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के केस में हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस डिपार्टमेंट? इन चारों में से कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है? ठीक है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया है आपको? रिफाइनिंग डिपार्टमेंट, मशीनिंग डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, जो फैक्ट्री है वहां पे दो डिपार्टमेंट होते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी कैरी ऑन करना, और सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। सर्विस डिपार्टमेंट का काम होता है फैक्ट्री के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब जरा देख लेते हैं यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट कौन से हैं। पहला क्या है? रिफाइनिंग डिपार्टमेंट। तो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में तो प्रोडक्ट रिफाइन हो रहा है ना, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। मशीनिंग डिपार्टमेंट, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। रिसीविंग डिपार्टमेंट, चलिए इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले देखते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट की फिनिशिंग हो रही है, तो ये भी प्रोडक्शन का पार्ट है। बट ये जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल शायद सप्लायर से आ रहा है और ये डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को रिसीव कर रहा है फ्रॉम सप्लायर। तो दिस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस। ये जो सी है ऑप्शन, ये जो डिपार्टमेंट है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जबकि जो बाकी डिपार्टमेंट है दीज आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट remain fixed in total, remain fixed per unit, varies per unit, nor increase nor decrease। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूछा गया है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, इवन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे मेरी सेपरेट वीडियो है, आप एक बार अगर डिटेल में देखना है तो आप वो रेफर कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच वेरीज विद द प्रोडक्शन। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती हैं। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता या घटता है, ये खर्चा
चेंज होता है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं मैंने डिटेल में बताया था। एक तो फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। दीज आर द थ्री कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मैंने बताया था, दिस इज द कॉस्ट विच वेरीज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये वो खर्चा है विच वेरीज, ये वो खर्चा है जो वेरी करता है डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन चेंज करेंगे दिस वेरिएबल कॉस्ट चेंज। जब प्रोडक्शन बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। जब प्रोडक्शन कम हो, वॉल्यूम कम हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, ये मैंने आपको बताया था। बट अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये तो मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताया, बट अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की बात हो, ठीक है, टोटल जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है ना, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स, ठीक है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ये फिक्स रहती है, ये वॉल्यूम बढ़ने के साथ, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ये चेंज नहीं होती है। ये मैंने खास बात था, वहां पे मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव इज नोन एज। दो ऑल्टरनेटिव के जो कॉस्ट का खर्चा है उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं, ठीक। तो चलिए मैं इन चारों कॉस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहला तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो मैंने अभी ऊपर बता दिया वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, दैट कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बेसिकली वो कॉस्ट है, ठीक है, ये वो कॉस्ट है जिससे हम मेजर करते हैं बेनिफिट को, जिस बेनिफिट को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब हम एक ऑल्टरनेटिव चूज करके एक ऑल्टरनेटिव चूज न करके दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज करें, तो जो भी हम बेनिफिट सेक्रीफाइस करते हैं ना दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज करिए एक कंपनी है, उसके पास 1 लाख रुपए है, उसको इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपए, और कंपनी ने जो 1 लाख रुपए है उसे बैंक में रखा है, ठीक है, बैंक में रखा है तो कंपनी को मिल रहा है इंटरेस्ट 10% से, 10% के रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब कंपनी, ठीक है, पहले कंपनी ने बैंक में पैसा रखा, अब कंपनी सोच रही है कि बैंक में पैसा न रख के इस 1 लाख रुपए को हम डिबेंचर में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 17% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। तो अगर कंपनी डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी क्या सेक्रीफाइस करेगी, कंपनी 10,000 रुपए जो बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा था 10,000 रुपए वो सेक्रीफाइस करेगी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या है, 10,000। कंपनी ने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस केस में देयर इज अ 10,000 रुपीज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कंपनी यहाँ पे 10,000 रुपए सेक्रीफाइस करेगी तो 10,000 क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक। चलिए अगला जो कॉस्ट है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, तो वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो एडिशनल कॉस्ट इनकर होती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये जो वर्ड है मार्जिनल किससे बना है, मार्जिन से, मार्जिन मतलब वन, यानी वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो एडिशनल खर्चा आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। अगला है डिफरेंशियल कॉस्ट। ये जो डिफरेंशियल है ये वर्ड किससे बना है, डिफरेंस से, ठीक है। यानी दो ऑल्टरनेटिव, किसी भी काम को करने के अगर दो ऑल्टरनेटिव हैं और दोनों की जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक। तो मैंने अब आपको चारों कॉस्ट के बारे में बता दिया है और अब आप बहुत आसानी से आंसर बता सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, और मैंने गलती ये कर दी कि ये न्यूमेरिकल भी मैंने रेड पेन से सॉल्व किया है और यहाँ पे जो मेरी ग्राफिक पेन है वो भी रेड है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, जेड लिमिटेड कंपनी इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फॉर 10 रुपीज पर यूनिट। जेड लिमिटेड कंपनी है, ये 1 लाख यूनिट सेल कर रही है।
इसको किस सेलिंग प्राइस पे? 12 रुपीज पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,80,000 और प्रॉफिट कितना रियलाइज कर रही है? 2 लाख। तो आपको बताना है वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाए ना वो पहले ऐसे लिख लिया करिए। सेल्स कितने की हो रही है? 1 लाख यूनिट की। सेलिंग प्राइस कितना है? 12 रुपए पर यूनिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,80,000। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने क्लास 5 में पढ़ा था प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, यही होता है प्रॉफिट। टोटल सेल्स तो ठीक है, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका सम होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में? हाँ दिया है। टोटल सेल्स दी है 12 रुपए पर यूनिट और 1 लाख रुपए सेल हो रहा है, तो 12 लाख, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 12 लाख। तो टोटल सेल्स भी दी है। टोटल फिक्स कॉस्ट दी है क्वेश्चन में? हाँ टोटल फिक्स कॉस्ट दी है 2,80,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है? नहीं दिया है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सारे फिगर दिए हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी है, तो सारे फिगर इसमें पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। आपको आंसर मिल जाएगा 7,20,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। एक बार प्लेलिस्ट में जा करके जरूर चेक करिएगा, जिसको मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। राइट, तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैंडर्ड डील्स विथ कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर इज, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर के बारे में बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, ये किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। ठीक है, तो ये बताया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। ठीक है, ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस टॉपिक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डील्स विद कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म इज, सबसे सूटेबल कॉस्टिंग सिस्टम यानी सबसे सूटेबल कॉस्ट का मेथड कौन सा होगा जब प्रोडक्ट डिफर कर रहे हो इन मटेरियल एंड टाइप, जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो भी मटेरियल यूज हो रहा है उसमें अगर डिफर कर रहा हो प्रोडक्ट, तो कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक, तो चलिए मैं इस चारों ही ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, आप आंसर खुद ही कर लेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग कब यूज होता है? जब प्रोडक्ट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाए, बिफोर कन्वर्टिंग टू फिनिश गुड, तब प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। ठीक, बैच कॉस्टिंग कब यूज करते हैं? जब प्रोडक्ट लॉट्स में बन रहा हो, बैचेस में बन रहा हो, जैसे फार्मा इंडस्ट्री में बनता है। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग यूज होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कब यूज होता है? जब हमें सर्विस की कॉस्ट निकालनी हो। ठीक है, और जॉब कॉस्टिंग कब यूज होता है? जब प्रोडक्ट यूनिक हो, प्रोडक्ट डिफरेंट हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्ट बना रहे हो, तब जॉब कॉस्टिंग यूज होता है। यहाँ पे जो भी मटेरियल, जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा होता है प्रोडक्ट पे, वो यूनिक होता है, वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए फिर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका मेन पर्पज क्या है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहला जो लेक्चर था मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव, नीड, ये सब पढ़ाया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि टॉप मैनेजमेंट उसकी मदद से क्या ले सके? डिसीजन ले सके, प्लानिंग कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। वो कॉस्ट जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, असर्टेन करते हैं आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, यानी वो खर्चा जो होने के बाद हम उसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे खर्चे को क्या कहा जाता है, ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या कहते हैं? तो चलिए मैं चारों कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहला है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या है? संक कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो ऑलरेडी पास में हो गए। देखिए ये जो वर्ड है संक, ये सिंक का पास फॉर्म है, यानी सिंक मतलब क्या होता है? डूब रहा है। संक मतलब जो डूब गया, यानी वो खर्चा जो ऑलरेडी पास में हो गया है, अब उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अब उन खर्चों पे मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उन्हें कहा जाता है संक कॉस्ट। ठीक। अगला है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट एक हिपोथेटिकल कॉस्ट होती है जिसको डिसीजन मेकिंग पर्पस से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक। अगला क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो खर्चा है, वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी इनकर हो गई है। ठीक है, जिसको सॉरी नॉट इनकर हो गई है, वो खर्चा जो इनकर होने के बाद हम असर्टेन करते हैं। ठीक है, बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? वो खर्चा जो पहले हो जाता है और उसके बाद हम उसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी इसको दूसरा हम एक्चुअल कॉस्ट भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को। ठीक है। अगला क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ठीक है, तो ये है 4 टाइप की कॉस्ट। तो अब आप खुद ही आंसर कर सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको इनकर करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं, जो खर्चा हो जाने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज नोन एज। प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? फैक्ट्री कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, क्या बनेगा? ठीक है, तो चलिए पहले बाकी ऑप्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर खुद ही मैं बता रही हूँ ना, फिर आप खुद ही आंसर कर लेंगे। थोड़ा सा मैं बताती हूँ। फैक्ट्री कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट, जहां पे मैंने कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट जिस वीडियो में पढ़ाया था, वहां मैंने बताया था फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है। प्राइम कॉस्ट में आप क्या जोड़ते हैं? याद करिए, प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में आप जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। याद आ रहा है? और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कैसे आता है? जब आप फैक्ट्री कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं? ऑफिस ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड, ठीक है, ऑफिस ओवरहेड जब जोड़ते हैं तब आता है ऑफिस कॉस्ट। ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या है? सम ऑफ ऑल द कॉस्ट, सारी कॉस्ट को जोड़ दो, आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक, तो यानी ये तीन तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यानी बचा बी, तो बी ही होगा ऑप्शन। ठीक है, बट बी जरा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? इसमें कहा गया है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट क्या होती है हम जानते हैं। प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का सम क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। ठीक, प्लस वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड यानी वेरिएबल इनडायरेक्ट, जितने भी इनडायरेक्ट वेरिएबल खर्चे हैं उनको सम करेंगे। तो बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तो ऑलरेडी ये क्या है? ऑलरेडी ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट है, और इसमें आप वेरिएबल इनडायरेक्ट खर्चे, तो वेरिएबल डायरेक्ट खर्चे और वेरिएबल इनडायरेक्ट खर्चे को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट आएगी ना। और वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट प्री डिटरमाइंड मेथड? प्री डिटरमाइंड रेट, इनमें से ये चार मेथड के नाम आपको बताए गए हैं। आपको बताना है जब मटेरियल इशू किया जाता है, ठीक है, जब स्टोर से मटेरियल इशू किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो अगर उसको प्री डिटरमाइंड रेट पे इशू किया जाए तो वो कौन सा मेथड है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो जब मैंने आपको मटेरियल कंट्रोल पढ़ाया था, वहां पे जब मैंने आपको लीफो, फीफो, हीफो मेथड पढ़ाए थे, तो मैंने इन मेथड्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि जब मटेरियल इशू किया जाता है, स्टोर डिपार्टमेंट जब मटेरियल इशू करता है, तो वी हैव डिफरेंट मेथड, बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं। वहीं पे हमने लीफो, हीफो और फीफो मेथड पढ़ा था। उसके साथ ही कुछ और मेथड्स भी हैं,
और वो 4 ये मेथड्स हैं। तो चलिए पहले मैं इन चारों मेथड के बारे में बता देती हूँ, तब आप खुद ही आंसर कर लेंगे। सबसे पहला मेथड क्या है? स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या होता है? इस मेथड में जो मटेरियल इशू किया जाता है, इसको उसी प्राइस पे इशू करते हैं जिस प्राइस पे इसे परचेज किया गया है। खास बात है, ठीक है। स्पेसिफिक प्राइस मेथड में मटेरियल जो इशू किया जाता है स्टोर डिपार्टमेंट से, उसे उसी प्राइस पे इशू करते हैं जिस प्राइस पे इसे परचेज किया है, परचेज प्राइस पे करते हैं। ठीक। अगला जो है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। ये मेथड में क्या होता है? जो भी मटेरियल रिसीव हो रहा है स्टोर में, वो तो एक्चुअल प्राइस पर रिसीव होता है, लेकिन जो मटेरियल इशू किया जाता है वो इशू किया जाता है एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या होता है? जो मटेरियल इशू किया जाता है इसे स्टैंडर्ड प्राइस पे यानी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे इशू किया जाता है। ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, इसीलिए नाम है इसका स्टैंडर्ड प्राइस। अगला क्या है? इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड बेसिकली वहां यूज किया जाता है, देखिए कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जहां पे वेस्टेज होगी ही, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। जैसे लॉग ऑफ टिम्बर, लकड़ी के केस में वेस्टेज होगी ही, तो उस केस में जो प्रोडक्शन है होता है उसको चार्ज किया जाता है एट इन्फ्लेटेड प्राइस। ठीक है। वहां पे प्रोडक्शन को इन्फ्लेटेड प्राइस पे चार्ज किया जाता है ताकि रिकवर कर सके टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो वहां पे हम इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड यूज करते हैं, राइट। चौथा क्या है? रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ये मेथड वहां पे यूज किया जाता है, नहीं, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब हम मटेरियल को इशू करें एट मार्केट प्राइस। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड क्या है? रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में मटेरियल को इशू किया जाता है एट मार्केट प्राइस ऑन द डेट व्हेन द मटेरियल इज इशूड। जिस तारीख को मटेरियल इशू किया जा रहा है उस तारीख को जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, उस तारीख को जो मार्केट प्राइस है वो चार्ज की जाती है फॉर इशू ऑफ मटेरियल। तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में ये होता है। ठीक है। तो अब आप आंसर खुद कर सकते हैं, बताइए कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्री डिटरमाइंड रेट या कह लीजिए स्टैंडर्ड प्राइस पे मटेरियल किस मेथड में इशू किया जाता है? स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The main purpose of accounting of joint product and byproduct is to determine the profit and loss on each product line, to determine the selling price, to compile with the statutory requirement, to identify the cost and load it on the main product. ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। ठीक। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं या जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, इनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है। ठीक। तो जरा मैं पहले आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जनरेट हो विद इन अ सिंगल प्रोडक्ट प्रोसेस, यानी एक प्रोडक्ट प्रोसेस से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो तो उसे कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। जैसे क्रूड ऑयल की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें गैसोलीन भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, जेट फ्यूल भी मिल रहा है, ल्यूब्रिकेंट भी मिल रहे हैं और भी कई दूसरे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो सब क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्ट। जबकि बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट में प्रोडक्शन प्रोसेस से अगर कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट डिराइव हो रहा हो प्रोडक्शन प्रोसेस से, ठीक है, जिसकी लो वैल्यू हो, तो उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। जैसे सॉ डस्ट, ठीक है, जैसे सॉ डस्ट इन द टिम्बर इंडस्ट्री, ठीक है, तो वो क्या है? वो बाई प्रोडक्ट है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट और जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है, इनकी अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? इनकी अकाउंटिंग का पर्पस है कि ये जो प्रोडक्ट लाइन है इसका जो भी प्रॉफिट लॉस है ये फाइंड आउट कर सके। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन जॉब कॉस्टिंग टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू जॉब विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज्ड। ठीक है। जॉब कॉस्टिंग में जब डायरेक्ट मटेरियल इशू किया जाता है किसी जॉब को, ठीक है, ये जो स्टोर है, सपोज करिए स्टोर है, स्टोर डिपार्टमेंट, जब स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, दिस इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट बना रही हूँ, ये है परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, परचेज, इसका काम है परचेजिंग करना। ठीक है, ये है स्टोर डिपार्टमेंट, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है परचेज डिपार्टमेंट। तो सवाल क्या है? जब मटेरियल इशू किया जाता है, जब डायरेक्ट मटेरियल इशू किया जाता है जॉब पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे जब इशू किया जाता है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है। ठीक। तो जरा मैं इन चारों ही डॉक्यूमेंट के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहला है परचेज ऑर्डर।
तो परचेज ऑर्डर कौन बनाता है? परचेज ऑर्डर बनाता है परचेज डिपार्टमेंट। ये जो परचेज ऑर्डर है परचेज डिपार्टमेंट बनाता है, और ये बेसिकली एक रिटन ऑथराइजेशन होता है सप्लायर को कि अब सप्लायर को सप्लाई करना है, इतने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इस क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, तो ये परचेज ऑर्डर कौन बनाता है? परचेज डिपार्टमेंट। ठीक, अगला कौन सा ऑप्शन है? गुड रिसिप्ट नोट। तो गुड रिसिप्ट नोट जो है ना, एक और डिपार्टमेंट होता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट। ठीक है, रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है, इसका काम होता है जो भी रॉ मटेरियल आया है, ठीक है, इसको रिसीव करना और वेरीफाई करना कि जो कंटेंट है पैकेज का और जो कंसाइनमेंट नोट है वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। ये काम होता है रिसीविंग डिपार्टमेंट का। ठीक, अगला कौन सा ऑप्शन है? मटेरियल रिक्विजिशन। तो मटेरियल रिक्विजिशन एक फॉर्मेट होता है जो कौन यूज करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है कि उसे मटेरियल की नीड है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, और ये मटेरियल रिक्विजिशन देता है किसको? स्टोर डिपार्टमेंट को। ठीक, अगला ऑप्शन क्या है? परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन बेसिकली ये एक फॉर्मेट है जिसे परचेज डिपार्टमेंट रिसीव करता है, और उसके बाद ही ये जो परचेजिंग का प्रोसेस है ये पूरा शुरू होता है। ये परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है? ये स्टोर कीपर बनाता है। ठीक है, और ये स्टोर कीपर बनाता है, स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है, और ये परचेज डिपार्टमेंट को देता है कि हमें कि आपको ये मटेरियल है जिसे परचेज करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये थे 4 ऑप्शन। तो अब आप बता सकते हैं मेरे ख्याल से कि कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन है। सवाल याद है ना? सवाल क्या है कि जो भी मटेरियल इशू किया जाता है, जो भी स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल इशू करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है? तो उसमें जो डॉक्यूमेंट यूज होता है दैट इज मटेरियल रिक्विजिशन। ठीक है, क्योंकि मटेरियल रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को कहता है कि हमें इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन को फिनिश करने के लिए, तो हमें मटेरियल इशू करिए। राइट, तो चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आखिरी क्वेश्चन था आज के लेक्चर का, और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।